हेलो बच्चों, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज तो 65वें टेस्ट पे अपने आ जाते हैं। बेटा फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। और अभी से खास करके रिपीटर्स के लिए 600 प्लस वालों के लिए टेस्ट सीरीज वरदान होगी। तो इसलिए बेटा ये टेस्ट ज़रूर दें, छोड़ें मत। हम देख रहे हैं कि जो मार्क्स ठीक ठाक भी बच्चे पाए हैं वो भी अभी भाग रहे हैं फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज से। तो बेटा भागो मत, ठीक है। अब ये नहीं कि देखो डर हमेशा रहता है, हम सबको डर रहता है, हमको भी डर है, आपको भी डर है। आप उसको फेस करिए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज को। ये नहीं कि तैयार हो जाएगा तो हम करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग जैसे 620 नंबर पाए, 30 नंबर, तो बेटा अच्छे नंबर हैं तुम्हारे, भूला नहीं है कुछ। तुम आओ तो पहले मैदान में आओ तो तब जानोगे अपने आप को। तो डरो मत, ठीक है। अपने रैंक और अपने मार्क्स से मत डरो, टेस्ट को बस दो तुम, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन। हाँ, कोई पेपर टफ है, कोई पेपर आसान है, मिला जुला असर होगा। कोई एकदम सिंपल भी आपको मिल जाएगा, किसी पेपर को थोड़ा टफ कर दिया जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 400-500 नंबर मिल रहे हैं, आप एवरेज ठीक ठाक चल रहे हैं। और जाते जाते आपका जुलाई अगस्त तक जाते जाते आपका अप्रैल मई तक, मार्च तक वो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे, ठीक है। बस सावधानी से देते रहिए। द सप्लाई वोल्टेज टू रूम इज 120 वोल्ट। देखिए सप्लाई वोल्टेज रूम का कितना है, 120 वोल्ट, ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज है, मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज बनाते हैं। ये देखिए ये 120 वोल्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ द लीड वायर इज 6 ओम। देखो ये रेजिस्टेंस है जो लीड वायर का दिया गया, वह कितना दिया गया है, 6 ओम दिया गया है। ए 60 वाट बल्ब इज ऑलरेडी स्विच्ड। ये देखो 60 वाट बल्ब है, ये बल्ब है। तो 60 वाट का पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस कितना होगा। जब इसमें प्रिंट वोल्टेज नहीं दिया होता तो यही मान लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इसका R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। V²/P का मतलब कितना हो जाएगा, 120 अपॉन कितना 60, यानी 240 ओम हो गया। कितना हो गया, 240 ओम हो गया, ठीक है। व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब व्हेन द 240 वाट हीटर इज स्विच्ड ऑन। आप देखते होगे बेटा आपके घर में जैसे अगर एसी ऑन होता है, चाहे आपके घर में कोई भी मतलब जो ज़्यादा वोल्टेज का मतलब ज़्यादा पावर का कोई इंस्ट्रूमेंट ऑन होता है, तो बाकी जो छोटे बल्ब होते हैं उनके थ्रू प्रकाश थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। जब क्या होगा, जब इसके अक्रॉस हम जोड़ेंगे, ठीक है, हीटर को, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अब जरा हीटर का भी जरा हुआ निकाल दो, हीटर का भी रेजिस्टेंस, इस पे भी वही प्रिंट वोल्टेज होगा 120 × 120 अपॉन कितना, सॉरी 120 नहीं है इसका, पावर नहीं 240 है, ठीक है। चलो ये 2 बार हो गया और 2 से कितना हो जाएगा, 60 ओम, ठीक है। तो पहले ये देखिए, सबसे पहले आप इसके क्रॉस जरा वोल्टेज देख लीजिए। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज का फार्मूला जानते ही होगे, तुम लोग को बहुत बताया है। 120 × ये कितना हो गया, 240, हाँ 240 अपॉन ये 240 और 6, 246 हो गया। V इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसके पैरेलल में हम क्या किए हैं, ये हीटर लगाए हैं। ये देखो हीटर लगाए हैं, तो हीटर लगाए हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। ये देखो जब भी हम हीटर लगाएंगे तो इनका हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं बेटा, आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, हम बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इनके पैरेलल अब आप जोड़ेंगे तो इनका आप क्या है, इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। अब इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देख लीजिए। इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 मतलब 60 × 240, 60 × 240 अपॉन 300। ये देखो 0 इधर कटा, 0 इधर कटा, ये कटा, 3 से 8 गया, 8 × 48, मतलब ये इक्विवेलेंट 48 ओम हो गया। कितना हो गया। तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये देखो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा इंटू 48 अपॉन कितना हो जाएगा, 48 + 6 कितना होता है, 8 × 6 54 होता है। अब देखो मतलब अब जो बल्ब के क्रॉस पहले वोल्टेज था वह इतना वोल्ट था, लेकिन हीटर लगने की वजह से देखो वोल्टेज क्या हो गया। जैसे घर में एसी ऑन हो रहा है, जो कुछ भी ऑन हो रहा है, हाँ प्रैक्टिकली आप ये देख चुके होंगे आप लोग कि जो बल्ब होता होगा वो हल्का सा डिम हो जाता है। तो क्यों डिम हो जाता है भैया, क्योंकि जब एक हैवी, और घरों की वायरिंग क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। तो जब भी एक हैवी क्या है वहाँ पे, हैवी का मतलब ज़्यादा पावर का कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसमें देखो ये वोल्टेज इसके अनुसार चेंज हो जा रहा है। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V1 - V2। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, हाँ तो V1 - V2 कर लो, आ जाएगा ये, ठीक। तो समझ लेना बेटा, ध्यान देना। कैलकुलेशन हमने थोड़ा कम किया है, हाँ जो कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं उसी तरह बता देते हैं, उसमें कोई आंसर इधर उधर हो, हाँ तो उसको बता देना बेटा, सही करा देंगे, मार्क्स सही मिलें सबको। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आए हुए काफ़ी दिन हो गया, हो सकता है फिर रिपीट करें इसको। नीट
तो गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, ये देखिए 50 ओम है और ये 3 वोल्ट से कनेक्ट है और साथ में एक रेजिस्टेंस भी है, साथ में एक रेजिस्टेंस भी, मतलब कैसा डायग्राम होगा जरा सोच के देखिए। ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ ये रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है और पूरा उस पर वोल्टेज जो है वह कितना दिया गया है, 3 वोल्ट दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप जानते हैं कि इसमें V इक्वल टू क्या होता है, IG G प्लस कितना होता है, R होता है। क्यों, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू, अगर हम वोल्टमीटर यूज करते हैं तो V इक्वल टू IG G प्लस हम R यूज करते हैं, IG G प्लस R। अब देखें V कितना दिया गया है, जरा V देखें 3 दिया गया है, V देखें 3 दिया गया है। IG कितना दिया गया, ये देखिए IG यहाँ पे 30 डिवीजन है, IG यहाँ पे 30 डिवीजन है। तो एक इक्वेशन बनाने, IG NK होता है, G कितना हो गया, G आपका 50 हो गया, R कितना हो गया, 2950 हो गया। अब कह रहा वोल्टेज तो वही है लेकिन ये 20 हो गया, क्या हो गया, ये 30 से 20 हो गया बच्चा। तो ये तो 50 रहेगा, कह रहा कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। देखिए पहला इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। सॉल्व करिए, यहाँ से R की वैल्यू आएगी, R की वैल्यू जो आएगी 4450 ओम आ जाएगी। ठीक है ना बच्चा लोग। हाँ, तो कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा कम कर रहे हैं। A thin ring of radius R meter has charge Q coulomb uniformly spread on it. The ring rotates about an axis with the constant frequency of F. The value of magnetic induction in Weber per meter square. Value of magnetic induction. Magnetic induction का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो उसको आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। आप जानते हैं कोई भी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, पहले ये बताइए। ये क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन कितना होता है, 2R होता है। क्यों भाई, ये न होता है। अब I क्या होता है, Q बाई T होता है। सिंपल, आप एकदम सिंपल ही कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं। म्यू नॉट अपॉन 2 I कितना होता है, Q बाई T होता है और ये देखो R होता है। 1/T को आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1/T को आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, या देखो म्यू नॉट अपॉन 2 Q फ्रीक्वेंसी अपॉन कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन R हो गया। तो म्यू नॉट Q F अपॉन कितना हो जाएगा, 2R हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, आंसर नंबर 4। यहाँ देखते हैं 2 सोर्स ऑफ लाइट, देखिए 2 सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना और वेवलेंथ अपना। अब क्या करा, कोइंसाइड कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जब फ्रिंज आपस में कोइंसाइड करती हैं तो उसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, n1 λ1 इक्वल टू, फार्मूले एकदम याद रखिए बेटा, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूले से आएंगे। n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। n1 कितना है, ध्यान दीजिए, n1 बताना ही है। तो n1 इंटू λ1 कितना है, 2500 है। n2 आपको बताना ही है। λ2 कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा, 3500 है। और ये देखिए 0 0 कट गया। अब यहाँ क्या हो गया, n1 बाई n2 इक्वल टू 35 बाई कितना हो गया, 25 हो गया बच्चा लोग। 5 7 जा 5 5 जा, इसका मतलब n1 क्या है 7, n2 क्या है 5, मतलब n1 सातवीं फ्रिंज पांचवी फ्रिंज से क्या है, कोइंसाइड कर रही है। तो सातवीं फ्रिंज 7 ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड 5th ऑर्डर ऑफ सेकंड फ्रिंज आपस में क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। फिर उसके बाद पांचवा चलते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, करा x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, वेर x इन मीटर एंड t इन सेकेंड, देन यूनिट्स ऑफ b एंड c मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए समान डायमेंशन को हम क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। तो बेटा याद रखना, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। तो b क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, c क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, कह रहा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट फिजिकल रिलेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया t इक्वल टू √2 L/G, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन कहाँ ऐसे करेक्ट है। तो इसके लिए आपको क्या है, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ 2 पाई लगाएंगे तब ना फिजिकली करेक्ट होगा। तो इसीलिए सेकंड क्या है, गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड क्या है, गलत है। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा भैया, फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस is illuminated successively by the monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2। चलिए एक बार lambda से एक बार lambda by 2। If the maximum kinetic energy of emitted photoelectron is second case is 3 times that on the first case, the work function of the surface। तो इसके लिए हम आइंस्टीन के क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे तो ये देखिए k max इक्वल टू आपके पास क्या फार्मूला है, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो पहले केस में देखिए k मैक्स है
और वेवलेंथ जो है एच सी अपॉन कितना लेमडा है, और ये देखिए वर्क फंक्शन होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर 3 टाइम्स हो जा रही है तो ये 3k मैक्स हो गया, और वेवलेंथ कितना हो जा रहा है, देखो लेमडा बाई 2 हो जा रही है, ठीक है, वेवलेंथ लेमडा बाई 2, तो यानी ये क्या हो जाएगा, एच सी लेमडा 2 और माइनस वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, चाहे जो करिए, यहाँ से वर्क फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी एच सी अपॉन 2 लेमडा आएगी, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, जो चीज़ें गलतियां हैं उसको ध्यान दें। यहाँ डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि भैया लाइन बाय लाइन आप सोल्यूशन मिलाएं। जैसे देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना बेटा, तो डाउट छोटा होता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन है आपको नहीं आएगा। हाँ, जैसे जल्दबाजी में क्या हो गया, आपने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं देखा, मीटर पर सेकेंड मार दिया, जल्दबाजी में आपने क्या है ऑप्शन में, तो ये देखो गलतियाँ हो रही हैं। तो जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, इस प्रकार की गलतियों से बचें। और दूसरा काम क्या है, जिनकी तैयारी नहीं चल रही है, पहले सब्जेक्ट को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, चैप्टर को पढ़ें, तब जाके टेस्ट में क्या है, हाँ बढ़ें। और टेस्ट देंगे तो इससे पता चलेगा कि हमने चैप्टर पढ़ा। जैसे आज चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ ही रहे हैं, तो भाई इससे आपको फ़र्क पता चलेगा। क्या फ़र्क पता चलेगा कि भैया हम पढ़ रहे हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ये खाली पढ़ ही रहे हैं, कि कोचिंग जा रहे हैं चुपचाप बैठे हुए हैं क्लास में, घर पर मोबाइल लेके खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इससे टेस्ट से हमको क्या होता है, हमारा क्या होता है, रूटीन बढ़िया होता है। मतलब रूटीन बढ़िया होने का मतलब हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है धीरे धीरे, अगर हम चाह रहे हैं बनना डॉक्टर, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए टेस्ट को जरूर दीजिए, भागिए मत इससे। कहाँ भाग कर जाएंगे, ये देखिए, ये नॉट वेक्टर है, जानते ही, सॉरी नॉट वेक्टर कर रहे हैं, गेट है, तो नॉट है तो ए क्या होता है, ए नॉट में बदल जाता है, बी क्या होता है, बी नॉट में बदल जाता है। ये दोनों को क्या करता है, ये देखिए और वेक्टर है तो और वेक्टर ऐड करता है, और ये क्या करता है और वेक्टर को, फिर ये क्या करेगा, ए वेक्टर नहीं है इसमें, ऐड करेगा और फिर ये इसका नॉट कर देगा। नॉट ए प्लस नॉट बी को हम क्या करते हैं, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, नॉट ए प्लस नॉट बी को हम क्या करते हैं, ए डॉट बी पे नॉट, ये देखिए ए डॉट बी पे नॉट, और ये नॉट ऑलरेडी है ही। तो अब ये क्या होगा, यहाँ देखेंगे, हाँ कौन सा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कौन, इनवर्स लॉ लगाएंगे तो ए डॉट बी पे नॉट यानी बिना नॉट, बिना नॉट का मतलब कौन सा गेट हो जाएगा, यानी ए डॉट बी, और ए डॉट बी कौन सा गेट हो जाता है, एंड गेट हो जाता है। कौन सा गेट हो जाता है, एंड। 7 के बाद 8 में चलेंगे। इफ टी इज द सरफेस, देखिएगा टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, टी जो है वह सरफेस टेंशन है किसका, हाँ लिक्विड का। देखिए टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इंटू 64। तो देखिएगा ड्रॉप है, तो ड्रॉप में एक ही सरफेस एरिया होता है, ध्यान दीजिएगा कहाँ है, हाँ ड्रॉप में एक है, तो कितनी एनर्जी नीड करेगा, तो ये देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, टी इंटू डेल्टा ए, या अब क्या करेंगे W इक्वल टू टी डेल्टा ए का मतलब क्या होगा बेटा, देखो कितना बड़ा ड्रॉप छोटे में ब्रेक हो रहा है, तो छोटे वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, छोटे वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, यानी 64 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस बड़े वाले का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन जानते ही आप लोगों को करना है। अब यहाँ से टी 4 पाई, ये देखो 64 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखते हैं छोटा आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या है। तो इसके लिए आप देखिए, जब बड़े ड्रॉप को आप छोटे छोटे ड्रॉपों में आप तोड़ेंगे, देखिए बड़े ड्रॉप को आप छोटे छोटे ड्रॉपों में आप तोड़ेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। भाई मास कंजर्व होगा, उसका वॉल्यूम कंजर्व होगा, हाँ तो वॉल्यूम कंजर्व होगा। अगर वॉल्यूम कंजर्व है तो इसका मतलब क्या है, 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए 4/3 पाई कट गया, तो 64 का क्या होता है भैया, स्क्वायर रूट जरा बताइए, क्यूब रूट क्या होता है, 4 आर इक्वल टू क्या होता है, आर होगा, 4 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 4 आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, 4 आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्मॉल आंसर कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की जगह हटाएंगे, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, टी 4 पाई 64, और आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 16 माइनस आर स्क्वायर। 4 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 12 टी पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको वर्क डन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्क डन।
चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सब एकदम बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। हाँ इनको ध्यान से अच्छे से पढ़िए बेटा। हाँ मेहनत करिए, घबराइए मत, 1 मिनट भी इधर उधर का टेंशन नहीं लेना है, फ्यूचर नहीं सोचना है, पास्ट जो गड़बड़ हो गया उसके बारे में नहीं ध्यान देना है, प्रेजेंट को एकदम अच्छे से करने की कोशिश करो। हाँ तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस समय बेटा 1-2 साल की ये फसल है, जैसे किसान फसल उगाता है 3 महीने 6 महीने में। हाँ तमाम भाई 3-4 तरह की फसल हम लोग के देश में क्या है उगती है, रबी की फसल, ठीक है, तमाम तरह की फसल है। उसी तरह से हम लोग की भी भाई फसल है बेटा, 1-2 साल की तैयारी है, ठीक है, उसमें मेहनत कर लो। बस उसके बाद 40-50 साल बेटा क्या है, हम ये नहीं कहेंगे मौज ही मौज है, हाँ लेकिन अच्छा हो जाएगा। हाँ क्योंकि कष्ट तो हमेशा है जीवन में, फ्रस्ट्रेशन हमेशा है। हाँ पैसे का जो दिक्कत होगा वह दूर हो जाएगा अगर 2-3 साल बढ़िया से पढ़ लेंगे तो। बाकी तो भैया खुशी का कोई वह ठिकाना ही नहीं है। ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है वह खुश है। हाँ अभी आपने देखा ही भाई जो फर्स्ट रैंक आया है नीट में वह भी आत्महत्या कर लिया, तो क्या कमी रही होगी। तो इसीलिए खुशी का तो भैया कोई क्या है ठिकाना ही नहीं है। हाँ कोई गम में खुश है, कोई मतलब नाच गा के खुश है, कोई डिस्को में नाच के खुश है, कोई राम नाम लेके खुश है। तो खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता आपकी हो जाएगी, हाँ मतलब पढ़ने से विद्वान मतलब कहा जाता है ज्ञान जिसके पास आ जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता आपके पास हो जाएगी, बाकी ईश्वर के हाथ में है। ठीक है बेटा, तो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कम से कम 1-2 साल मेहनत कर लीजिए, नहीं तो बेटा बाद में पछताना पड़ता है। तो 60 हार्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट एंड एलिवेटर हैविंग ए मैक्सिमम लोड 2000 kg। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एलिवेटर इतना, तो इसका मतलब जानते हो कितना उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको 2 फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ इतना भी चाहिए मोटर को, अब प्लस वो mg का मतलब 2000 × 10 20,000, यानी इतना फोर्स का मोटर चाहिए, हाँ तब जाके क्या उठा पाएगा। अब क्या पूछा है V, तो पावर कितना बेटा 60 हार्स पावर है। तो 60 हार्स पावर को ऐसा करते हैं, एक हार्स पावर में कितना वाट है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है, तो पावर P = क्या फार्मूला आपके पास है, F × V। ये क्या है 60 हार्स पावर, तो 60 × 7 46 कर लेते हैं। F कितना है 24,000 है, और यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ एलिवेटर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। 9 के बाद 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। हाँ देखिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ इसको मैंने मैच द फॉलोइंग में दिया है, कुछ न कुछ आ सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ एक स्कूटर और कार का दिया है। हाँ देखिए कार और स्कूटर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ यहाँ से कार वाला ऐसे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जा रही है, स्कूटर वाला कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 15 सेकेंड, मतलब ये तो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, इसके लिए क्या करोगे तुम, इसका एरिया निकालोगे इस वाले पोर्शन का। तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा जरा बताओ। इस वाले पोर्शन का एरिया अगर हम निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना बेटा, देखो बेस है 15, हाइट कितना बेटा, हाइट जो है 45 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 337.5 मीटर, मतलब कितना इतने डिस्टेंस कवर किया 337.5 मीटर, माने ए का थर्ड हो गया। ए का क्या हो गया, हाँ थर्ड हो गया, ए का थर्ड आपका 1 और 4 में दिया है। फिर उसके बाद देखो फिर क्या कर रहा है बेटा, फिर कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल स्कूटर इन 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में स्कूटर कितना चला, इसके लिए हमको ये एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों, तो ये कितना है, ये है आपका 15, ये आपका 30, इसका मतलब कितना आ जाएगा 450, यानी इसका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी बी का क्या होगा, बी का फर्स्ट होगा। तो हमारे ख्याल से यही मिल गया, लेकिन बाकी और चीज़ भी समझ लीजिए। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा यहाँ पे देखिए, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी जहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है वहाँ देखिए, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 30, इसकी वेलोसिटी कितनी है 45। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। अब कह रहा है कितने समय में उसको ओवरटेक कर लेगा, हाँ इसका ये हो गया। तो ओवरटेक करने के लिए बेटा ये बताइए, मतलब ओवरटेक करने के लिए कितने टाइम में ओवरटेक करने लगा, ये बताओ। दोनों के डिस्टेंस में अंतर कितने का है जरा ये देख लें। ये 337.5 चल रहा और ये 45, तो पहले उन दोनों के डिस्टेंस का अंतर देख लें। ये देखिए डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो जाएगा 450 माइनस
337, ध्यान देना, हाँ 337.5, ठीक है, इसको आप माइनस कर लीजिए 337.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 100 हो गया और 112.5, मतलब वही ना 100, ये 38 होगा 12, हाँ 112.5 मीटर यह डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब टाइम टी के लिए क्या हो जाएगा, कितने समय में उसको ओवरटेक कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये देखो रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 112.5 अपॉन कितना 15, ठीक है, अपॉन कितना 15 है ना, हाँ 15 ही है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, उसमें ये देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, द टाइम व्हेन कार विल कैच अप द स्कूटर, कितने समय में उसको पकड़ लेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है कि किलोमीटर पर आवर में दिया है, ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, 15 सेकंड है, हाँ ये 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये डिस्टेंस किस में आई है, मीटर में आई है, 112/15, तो 15 10 150 होता है, कहाँ कुछ गड़बड़ हो जा रहा है क्या भाई, द टाइम व्हेन कार विल कैच अप द स्कूटर, अच्छा पूरा निकालना पड़ेगा, ओ सॉरी, हाँ देखो क्या किया हमने, हाँ देखो क्या करना उसमें, हाँ पूरा डिस्टेंस निकाल के इसमें से इसको माइनस करना, ठीक है ना, उसमें फिर आप उनके रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर देना, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 22.5, ठीक, तो देख लेना उसको, हाँ इसको देख लेना। अब क्या बेटा, यहाँ पे 10 के बाद 11 देखिए क्या कर रहा है, द करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर, डिप्ट वेलोसिटी है, तो कहा जा रहा है कितना, तो इसके लिए आप करंट और डिप्ट वेलोसिटी में रिलेशन, एकदम फार्मूले वाले क्वेश्चन हमने दिए हैं, तो बताओ किसी भी वायर में अगर करंट जाती है तो करंट और डिप्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, NEAVD, याद रखिएगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है n, तो n की जो वैल्यू आएगी I अपॉन कितना आएगा EAVD, n की वैल्यू क्या आएगी I अपॉन EAVD, n की वैल्यू I अपॉन EAVD, सब कुछ दिया है सारा, टिक कर दो आ जाएगा, I भी दिया है, E भी दिया है, A भी दिया है, VD भी दिया है, ठीक है, सब लगा लेना। 12 क्या कर रहा है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी v1, ठीक है, व्हेन फॉलिंग, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है आपको पता होगा, टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इन होता है, तो इसका नीचे भी होता है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमको मेन मोटो किससे है, r² से, तो सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी v1 व्हेन फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड हैविंग ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी h, तो इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया r²। अब करा 27 आइडेंटिकल ड्रॉप, ठीक है, मतलब द स्फीयर इज ब्रोकन इनटू 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर इफ ईच ऑफ दिस स्फीयर एक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी v2, तो अब हमको देखना पड़ेगा कि 27 ड्रॉप में प्रत्येक का रेडियस क्या है, तो वॉल्यूम तो कंजर्व होगा, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, ये देखो ये कट गया, तो 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा r, या r इक्वल टू क्या हो जाएगा r/3, इसका मतलब उसमें ईच का रेडियस कितना हो जाएगा r/3, ईच का रेडियस अगर r/3 हो जाएगा तो v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² अपॉन 9, या v1 अपॉन v2 पूछ रहा है, v2 हाँ v1 अपॉन v2, तो क्या हो जाएगा 9/1 हो जाएगा, ये आपका 12 का 1 हो गया। 12 के बाद 13 में चलते हैं, इन AC सर्किट क्या करा, इन AC सर्किट, हाँ an inductor, a capacitor and resistor are connected in series with XL equal to R equal to XC, impedance of circuit। तो अब ये बताइए सीरीज LCR सर्किट का, जैसे सीरीज LCR सर्किट का मतलब ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टर हो गया, और देखिए ये AC से कनेक्ट है, तो इसका इम्पीडेंस क्या हो गया Z इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो देखिए जब XL और XC आपस में बराबर होंगे तो ये तो खत्म हो गए, इसका मतलब Z इक्वल टू क्या बचा लोग R, यानी Z इक्वल टू क्या बचा R, तो Z इक्वल टू R बचा 13 का 3। 14 क्या कर रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, द लेंथ इज इंक्रीज बाई 0.02%, द परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी विल बी क्लोजेस्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक अल्फा नहीं निकाल पाएंगे तब तक नहीं निकल पाएगा,
तो अल्फा क्या होगा, डेल्टा यल अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा यल अपॉन यल कितना हो गया बेटा, ये दिया है 0.02 अपॉन 100 इंटू 10 हो गया। इन हो गया भाई, परसेंटेज को हमने ब्रेक कर दिया, 0.02 अपॉन कितना हो गया 100, यानी क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ये करेंगे तो 2 इंटू 10⁻² हो गया, 10⁻², 2 1 3 5, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 10⁻5 हो गया पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी। तो बेटा मास डेंसिटी रो होता क्या है, रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, क्यों ये होता है। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज जो रो में होगा वही वी में भी होगा। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको गामा निकालना पड़ेगा। तो ये बताओ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो ये क्या होता है 3 अल्फा, 3 अल्फा का मतलब 6 इंटू 10⁻5 हो गया। अब बताओ क्या होता है, क्या गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू ये 10 होता है। तो डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है हमको, तो डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, गामा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻5 इंटू 10 रखना पड़ेगा। और चूंकि इसको क्या परसेंटेज से बनाना है तो अंडर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, तो 0.606 हो गया। शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर समान है, हाँ टेम्परेचर का चेंज एक ही है, तो अगर उसमें 0.02 हो रहा है तो गामा 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स होगा तो 0.06 होगा। ठीक है भाई, तो इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना लगाने की। फिर क्या करा बच्चा, करा हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू π/4 होती है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा π/4। वर्टिकल हाइट इज मैक्सिमम, तो वर्टिकल हाइट मैक्सिमम कब होगा, जब ये थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ कि ताकि आप फार्मूलों को याद कर सकें, ये नहीं कि एक बैग हम तैयारी करेंगे। तो इसीलिए टेस्ट मत छोड़िए बेटा, हाँ टेस्ट को छोड़िए मत, बार बार हमारी बात को सुनिए। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता क्या बेटा, एक्स इक्वल टू होता है u cos थीटा इंटू टी, क्यों, और y इक्वल टू क्या होता है बताओ, u sin थीटा t माइनस हाफ GT²। तो बताओ x और y कोऑर्डिनेट किसके अनुसार चेंज होगा, टाइम के अनुसार। तो x एंड y कोऑर्डिनेट टाइम के अनुसार। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इन प्रोजेक्शन, तो पहले वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे घटती है, पूरा मैग्नीट्यूड वर्टिकल कंपोनेंट घटता है तो धीरे धीरे ये वेलोसिटी घटती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो डी का कौन सा हो गया, थर्ड, डी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है भाई, 15 के बाद 16 देखिए, 2 कंसेंट्रिक सेल्स हैविंग रेडियाई r एंड 2r। देखिएगा 2 कंसेंट्रिक सेल हैं जिनकी रेडियाई क्या है, r एंड 2r। देखिए इनकी रेडियाई r है, इनका रेडियाई क्या है 2r है, r एंड 2। हैविंग चार्ज q1 एंड q2, इस पे चार्ज कितना q1, इस पे चार्ज कितना q2, इस पे पोटेंशियल 3v है, इस पे पोटेंशियल v है रिस्पेक्टिवली। नाउ आउटर सेल इज अर्थ, तो ये हम देखते हैं कि इस पे जो पोटेंशियल होगा अंदर वाले पे बेटा अपना भी पोटेंशियल होगा और इसका भी पोटेंशियल होगा, बात समझ रहे हो। जैसे इस पे पोटेंशियल v है तो इस पे पोटेंशियल क्या होगा, अपना भी होगा और इसका भी होगा, अकेले थोड़ी होगा। तो अंदर वाले पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, अंदर वाले पे पोटेंशियल देखो, बाहर वाले का पोटेंशियल कितना है v, ठीक है, और इसका कितना है 3v, तो 3v में से v जाए तो इस पे पोटेंशियल अंदर वाले पे कितना होगा 2v। हाँ अकेले नहीं है इसका खाली पोटेंशियल 2v है, जान रहे हो ना। अब अर्थिंग कर देंगे तो अर्थिंग करने पे तो ये v 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा ना, मतलब ये अपना प्रभाव इस पे अब नहीं दिखा पाएगा। तो इसका मतलब कितना पोटेंशियल होगा इस पे 2v, पोटेंशियल ऑफ इनर सेल विल बिकम 2 वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। 17 क्या कह रहा है बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिया है। देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है शोन इन द फिगर, इन द प्रोसेस AB इक्वल टू 500 जूल। AB कितना दिया है बच्चा लोग, AB 500 जूल दिया है, यानी AB में क्या दिया है, AB में 500 जूल ऐड कर रहे हैं, और इसमें कितना 150। तो ये बताइए टोटल हीट कितनी हो जाएगी, टोटल हीट कितनी हो जाएगी, टोटल हीट इक्वल टू 500 प्लस 150 यानी 650 हो जाएगा।
आपको चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना एबीडी प्रोसेस में। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब आपको वर्क निकालना पड़ेगा। तो बेटा इस प्रोसेस में तो कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब बीडी में वर्क होगा, तो बीडी में वर्क निकालने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर गिराना, क्लोज लूप का मत लेना, परपेंडिकुलर गिरा लेना। तो 6 इंटू 6 में से 2 जाए, ये कितना बचा 4 इंटू 10 टू पावर -3, और ये कितना 6, तो ये क्या हो गया 6 चौके 24 यानी 240 आया। कितना आया ये देखिए 650 आया, और ये वर्क डन कितना आया 240, यानी कितना हो गया बेटा 210 नहीं 4 2 6 ना 410 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 410 जूल। ये 17 हो गया। 18 क्या करा है, द डेंसिटी। अब देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है नीट में बन सकता है, यूनिट डायमेंशन का इस टाइप का क्वेश्चन। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ लेंथ कितनी है, हाँ ये देखिए यूनिट ऑफ लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। यूनिट ऑफ लेंथ कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो इसके लिए देखिए बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूअल यूनिट इज कांस्टेंट, मतलब n1 u1 इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग n2 u2 होता है। अब यहाँ हमको n2 निकालना था, n2 क्या होगा n1 u1 क्या होगा, जो है जैसे डेंसिटी का डायमेंशन ले लीजिए, हाँ, और यहाँ क्या कर लीजिए m2 l2 पावर -3 कर लीजिए। n1 कितना है बच्चा लोग, n1 है 4, हाँ, m1 दिया किस में, देखो ग्राम में दिया है। m2 कितना है देख लो, m2 कितना है, कहाँ गए m2 100 ग्राम, चलो m2 100 ग्राम हो गया। L1 कितना दिया, L1 सेंटीमीटर क्यूब में, और ये देखो L2 10 सेंटीमीटर, ये पावर -3 हो गया। अब क्या हो गया 4/100 इंटू 10 ऊपर गया, कितना हो गया 1000, यानी कितना हो गया 40। कितना आंसर हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 18 के बाद 19 चलते हैं। 19 का रहा है एट व्हाट हाइट एल्टीट्यूड विल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बताइए ऊपर की तरफ ग्रेविटी का क्या फार्मूला होता है, G' इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस G अपॉन RE का होल स्क्वायर। करा कितने हाइट पे ग्रेविटी कितनी हो जा रही है, हाफ ऑफ, तो G' की वैल्यू G/2 हो गई। ये देखो G अपॉन 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर हो गया, G कट गया, स्क्वायर रूट ले लीजिए। 1 प्लस H अपॉन RE इक्वल टू कितना हो गया √2, या H अपॉन RE इक्वल टू कितना हो गया √2 - 1, या H इक्वल टू क्या हो जाएगा RE √2 - 1। ठीक है, 4 हो गया, 19 का 4। 20 देखिए क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद डिक्रीज, सही बात है। हाँ, ये मतलब केमिस्ट्री की बात नहीं, फिजिक्स में भी तो है बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना। हाँ, प्रेशर के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। साल्ट वाटर बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर देन प्योर वाटर। ठीक है भाई, समुद्री जो पानी होता है आप जानते ही हो क्या होता है, वह देर से गर्म होता है। साल्ट वाटर बॉयल्स एट ए हायर टेम्परेचर देन प्योर वाटर, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब हमें दोनों सही लग रहा है, और इसी कारण जानते ही हो कि जब खाना वाना बनाते हैं तो पहले तुरंत हम नमक नहीं डाल देते हैं। हाँ देखो, तुरंत नहीं नमक डालते हैं, बाद में नमक डालते हैं। बाद में नमक मतलब खाना बनाने के बाद नहीं, लास्ट में जब पक जाता है पूरा भोजन तब जाके, क्योंकि देखो साल्ट वाटर बॉयल्स एट हाई टेम्परेचर देन प्योर वाटर, तो बाद में नमक डालते हैं तो भैया थोड़ा कम हीट में ही वह पक जाता है, ठीक है ना। तो ये सही है, जानते हो जनरल नॉलेज का है, IAS जैसे कोई इम्तहान में भी क्वेश्चन मिलता है। ये देखना बेटा क्या कर रहा है, वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स 10%। तो पहले पावर देखते हैं, अगर H ऊंचाई से गिर रहा है तो पावर कितना होगा, mgh अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। पावर P इक्वल टू mgh, m कितना हो जाएगा बेटा 15, g कितना हो जाएगा बेटा g 10, h कितना हो जाएगा 60, टाइम क्या हो जाएगा 1। अब करा कि इसका 10% लॉस कर गया, तो बेटा 10% लॉस कर गया तो इसका मतलब 90% ही तो बचा, तो 90% बचा तो 90/100 कर लीजिए। देखिए 10 लॉस किया तो बचा कितना 90, तो 90 का मतलब 15 छक 90, 9 9 81, 9 9 81 का मतलब 8.1 किलोवाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सब सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत दिन हो गया आए हुए,
तो कभी ना कभी देखिए नीट में जरूर रिपीट करेगा, हो सकता है कभी ना कभी आ जाए। कहा यह जा रहा है कि बेटा फोटो इमिसिव सेल है जिसकी पहले वेवलेंथ लैम्डा है, बाद में वेवलेंथ 3 λ/4 हो जा रही है। तो कह रहा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप जानते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v1 का स्क्वायर इक्वल टू hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। बाद में क्या हो जाएगा, हाफ m v2 का स्क्वायर इक्वल टू hc, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3 λ/4, ये देखिए 3 λ/4 माइनस वर्क फंक्शन। अब दोनों को जरा डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर देंगे, कट गया v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर hc/λ माइनस w0। यहाँ से क्या करेंगे 4/3 कॉमन ले लेंगे, तो ये देखिए ये क्या आएगा hc/λ माइनस 3w0/4। ठीक है भाई। अब देखिए इसको यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/3 v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। अब देखिए hc/λ माइनस वर्क फंक्शन अपॉन बेटा hc/λ माइनस 3w0/4 आया। बेटा ये बताओ ये वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा है नीचे वाली, देख लो, अरे ये 3/4 है, ये 1 है, तो ये कम है तो घटाया जाएगा तो ज़्यादा आएगा, तो ये वाला ज़्यादा, तो अगर इधर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो इधर का भी डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, जानते होगे। तो इसका मतलब v2 स्क्वायर ग्रेटर देन 4/3 v1 का स्क्वायर, या v2 ग्रेटर देन कितना हो गया 4/3 पे हाफ v1। तो ग्रेटर देन का कौन सा ऑप्शन हो गया 4, तो 22 का 4। 23 क्या कर रहा है, 3 बल्ब हैं 40 वाट 60 वाट 100 वाट कनेक्टेड इन सीरीज टू करंट 200 वोल्ट। किससे कनेक्ट है भैया, हाँ ध्यान दीजिएगा 200 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा, तो आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कम पावर का बल्ब होता है वह ज़्यादा ग्लो करता है। याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में कम पावर हायर रेजिस्टेंस का जो बल्ब होगा वह ज़्यादा ग्लो करेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हायर पावर का होगा वह ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है ना, तो 23 का अपना देख लीजिएगा। फिर 24 पे चलते हैं। 24 क्या कर रहा है, अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू इट्स सरफेस भी आई। ये देखिए ये, हाँ इसके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो कितना होता है डिस्क का इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, I इक्वल टू 5/4 mr²। याद किए रहिए। अब क्या पूछ रहा है, विल बी देन द व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा ऐसे ये वाला, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। I' इक्वल टू 3/2 mr²। तो बेटा mr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ, 3/2 इंटू 4 कितना 5, ये हो गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, यानी I' इक्वल टू 6/5 I, 6/5 I1। 25 क्वेश्चन क्या करा, बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। तो बच्चा बल्क मॉडुलस में ये बताइए क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा P 0 होगा, बोलो यस या नो। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस होता क्या है जरा बताओ, बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। तो ये बताइए ये पोर्शन 0 हो गया तो बीटा 0, इसका मतलब बहुत सही। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस नहीं भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सही है, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत। 25 के बाद 26 देखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस दिया है, देखो साइक्लिक प्रोसेस दिया है, कह रहा है कि कौन सा ये पीवी डायग्राम सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चा जरा देखो ये पीवी डायग्राम है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब देख लो किसमें प्रेशर कांस्टेंट, तो ए बी किसमें बन रहा है, मतलब 1 में बन रहा है, 2 में बन रहा है, 4 में, मतलब इसको छोड़ के तीनों में बन रहा है। अब ये देखो BC ये क्या है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अब देख लो किसमें टेम्परेचर कांस्टेंट बन रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट बन रहा है, तीनों में बन रहा है। फिर ये CD क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो PT ग्राफ में अगर ग्राफ ओरिजिन से जाता है भाई तभी तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये देखिए ओरिजिन से ये जा रहा है, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, गलत सही बन गया है, ये जा रहा है देखिए ऐसे A से B गया, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, और ये आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक ये है। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए फिर आइसोथर्मल हो गया, ये आइसोथर्मल ये है, तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट कौन बना रहा है, ये तो ये 1 वाला सही होगा। 27 क्या कर रहा है, बोट टेक्स 2 hours टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब शांत जल में 8 किलोमीटर जा रही है, 8 किलोमीटर आ रही है।
ठीक है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 8 अपॉन कितना 2 घंटा, यानी बोट की वेलोसिटी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। नदी की वेलोसिटी कितनी हो गई, रिवर की वेलोसिटी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। करा है कि द टाइम टेकन बाय गोइंग अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक इज, मतलब दोनों टाइम कितना लगेगा। तो ये देखो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो टाइम कितना लगेगा T1 प्लस T2। तो ये देखिए T इक्वल टू क्या होगा 8, एक बार क्या है नदी सपोर्ट करेगी यानी VB प्लस VR, एक बार नदी क्या करेगी अपोज करेगी, यानी इसका मतलब VB माइनस कितना VR, VR माइनस VB मत करना, VB माइनस VR, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं, हाँ ध्यान दें। फिर उसके बाद 28 क्वेश्चन चलते हैं। इफ एन आइडियल जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड एज शोन देन द वैल्यू ऑफ करंट I इज, करंट I की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा करंट I पहले देख लो, ये फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स बाइस है। तो ये देखो ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, पक्का ये फॉरवर्ड बाइस है। तो जब फॉरवर्ड बाइस है तो करंट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 3 में से 1 गया 2, 2 अपॉन 200 कितना हो गया, हाँ 0.01 सब मुजबानी क्वेश्चन। फिर 29 क्या करा बेटा, सिंपल पेंडुलम है जिसमें देखो मूविंग अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका एक्सेलेरेशन कैसे वेरी कर रहा है y इक्वल टू टी स्क्वायर। जरा इसका एक्सेलेरेशन वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी। ठीक है, dy बाई डी टी कितना हो जाएगा v इक्वल टू 2t। एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा खाली 2। तो ये बताइए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहले t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। अब जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस कितना होगा ए होगा। देखिए जी प्लस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, जी प्लस ए। सिंपल पेंडुलम अटैच टू द सीलिंग ऑफ स्टेशनरी लिफ्ट हैज ए टाइम पीरियड थी, द डिस्टेंस y कवर्ड द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड वेरी विद द टाइम y इक्वल टू टी स्क्वायर। चलिए भैया डिस्टेंस मूव कर रहा है तो इससे एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी निकला, एक बार और डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन निकला। ऊपर की तरफ जा रहा है तो g प्लस ए होगा, कितना होगा जी, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का मतलब कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना रखेंगे 2, जी की वैल्यू कितना रखेंगे 10, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, फिर दोनों को आप क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए आ जाएगा। ठीक है ना, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। 30 क्या करा है, एक कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है। नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, जानते होंगे नॉन रिजिड 7 होते हैं, मोनोएटॉमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, रिजिड डायटोमिक में 5 होते हैं, नॉन लीनियर डायटोमिक में क्या होते हैं 6 होते हैं, बस सब पता ही होगा आपको। 31 क्वेश्चन कर रहा है कि भाई जो गिवन नेटवर्क है उसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये देखिए ए और डी के बीच में, तो देखो बेटा इसको हम क्या करते हैं सिमेट्री रूल लगाते हैं, इसको इसे तोड़ देते हैं तो यहाँ से देखिए ब्रेक हो जाएगा इसका ज्वाइंट। अब ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में कितना हो जाएगा आर सीरीज में 2r और r पैरेलल में 2r/3, यानी ये देखिए ऐसे हो गया, ये a यहाँ कर लिया d यहाँ कर लिया, ये 2r/3 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली इधर कर लेंगे, r सीरीज में 2r और r पैरेलल में कितना हो जाएगा 2r/3, और ये कितना हो जाएगा r, ये कितना हो जाएगा r। फिर देखो बेटा ये तीनों सीरीज में हो गया और इसके साथ पैरेलल में जोड़ देना, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 8r/15 आ जाएगा, 8r/15 आ जाएगा। 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर ओ, ये देखिएगा चार्ज क्यूब प्लेस्ड सेंटर एट ओ। ठीक है, अनदर सेम चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द डिस्टेंस l फ्रॉम ओ, चलिए l फ्रॉम ओ, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ABCD, कहाँ गया ABCD, ABCD, अच्छा उधर रखा है, अनदर डिस्टेंस l फ्रॉम O उधर रखा है, पीछे रखा है, हाँ पीछे रखा है कि इधर रखा है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ABCD, चार्ज पार्टिकल क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर O ऑफ द क्यूब ऑफ लेंथ L ABCD, अनदर सेम चार्ज क्यूब इज द प्लेस्ड at a distance L from O, then the electric flux through ABCD, खाली एक फेज से पूछ रहा है, मतलब इधर भी तो रखा जा सकता है। अब यही चीज़ थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिया नहीं है। अब हम जानते हो क्या कर रहे हैं, यहाँ चार्ज रखा है, ठीक है ऑप्शन को देख के हम बता रहे हैं, यहाँ चार्ज रखा है तो चार्ज इससे
यल डिस्टेंस पे इधर रखा है, मतलब जितने डिस्टेंस पे चार्ज अंदर है उतने ही डिस्टेंस पे इस दीवार के बाहर है। मतलब अंदर वाला चार्ज इस दीवार से L/2 डिस्टेंस पे है और बाहर वाला चार्ज इस दीवार से L/2 डिस्टेंस पे है। तो ये बताओ, ये चीज तो जानते ही होगे तुम लोग कि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। तो हमको पूरे से नहीं कह रहा है, अगर पूरे से कहेगा तो खाली यही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, पूरे से अगर कह रहा है तो यही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमको एक फेज से कह रहा है, तो जब एक फेज से कह रहा है तो दोनों चार्ज फ्लक्स बनाएंगे। एक का फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो बाहर है इसका फ्लक्स निगेटिव होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात? हाँ, अगर यही पूरे क्यूब के कारण पूछता तो ये वाला चार्ज को हम इग्नोर कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी निगेटिव फ्लक्स होती, पॉजिटिव होती, नेट क्या हो जाता, 0। लेकिन एक फेज के कारण कहने के कारण क्या हो रहा है, हम इस चार्ज को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों के फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसके कारण ABCD के कारण फ्लक्स क्या होगा, 0। तो आगे देखो बेटा क्या है 33 पे करा है, मास mkg सस्पेंडेड बाय वेटलेस स्ट्रिंग। चलो भैया, वेटलेस स्ट्रिंग है, आ जाओ। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स, हाँ चलो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बना लो, क्या दिक्कत है। डिस्प्लेस अंटिल स्ट्रिंग मेक एन एंगल 45 डिग्री, चलो 45 डिग्री एंगल बना लो। एन एंगल इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन, तो क्या करा है F की वैल्यू, तो बेटा इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए हम। जो वेलोसिटी यहाँ पे है वही वेलोसिटी आपकी यहाँ पे भी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान के चलते हैं। तो क्या होता है, नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और नेट वर्क डन हुआ क्या होगा, 0 होगा। तो अब नेट वर्क डन किसके किसके कारण होगा, पहला देखो ये फोर्स अप्लाइड के कारण होगा, दूसरा इसमें जो वेट mg लगेगा उसके कारण होगा, और तीसरा बेटा इसमें जो टेंशन लगेगा उसके कारण होगा। तो अब F के कारण फोर्स क्या होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जरा देख लो, इस तरह से देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ये देखते हैं, तो ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये L है थीटा के पास कॉस, ये हो जाएगा थीटा के पास साइन 45, तो ये हो जाएगा FL साइन 45। mg के कारण वर्क विपरीत हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, H डिस्प्लेसमेंट L 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये वर्क डन माइनस होगा, यानी mg L माइनस क्या हो जाएगा, L कॉस थीटा। और टेंशन के कारण, चूंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है, तो उसके कारण वर्क डन क्या होगा, 0। अब इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू यहां पे निकल जाएगा, F की वैल्यू यहां पे निकल जाएगी। 34 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दें, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है 100 टन्स, ठीक है भैया, NP दे दिया 100 टन्स, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग NS भी दे दिया, बड़ी अच्छी बात। प्राइमरी कनेक्टेड टू AC EP भी दे दिया, अच्छी बात है। फिर कह रहा है और प्राइमरी फ्लोइंग IP कह रहा द वोल्टेज एंड द करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो कुछ कहा है नहीं। जब कुछ नहीं कहता है तो हम इसको जानते हो क्या करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, आइडियल। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा बेटा, आइडियल ट्रांसफार्मर में EP अपॉन ES इक्वल टू NP अपॉन NS, और ये देखो IS अपॉन IP। तो बेटा ये फार्मूला ले लेना, देखो EP दिया है, NP दिया है, NS ले लेना, ES निकल जाएगा। और फिर सुनो, इसको ले लेना, एकदम इसी पे समझ लो आएगा क्वेश्चन, NP ले लेना, NS ले लेना, IS निकल जाएगा, यहाँ से दोनों चीजें निकल जाएंगी बेटा, ठीक है, ये होगा। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। 35 क्या कर रहा है, इंडक्शन फर्नेस है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस बाय जनरेशन ऑफ ईडी करंट, सही बात है, हाई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती हैं, सर्कुलेटिंग करंट होती हैं। हाँ, तो स्टेटमेंट सेकंड, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी, सही बात है। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट हैं। 36 क्या करा, वाटर राइज टू हाइट H in a capillary tube, if the length of capillary tube above the surface of water is made less than H, then क्या होगा, वाटर राइज अप टू टॉप। मतलब होता क्या है कि जैसे हम कैपिलरी ट्यूब को कट कर दें, जब कुछ भी कर दें,
तो जो वाटर होता है वह कैपिलरी ट्यूब के ऊपर नहीं राइज करता है, वहीं पे आके टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि एच आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक है, उसी हिसाब से उसका रेडियस मेनिस्कस का चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो वाटर राइज अप टू टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, बिना ओवरफ्लोइंग। फिर सर्किट डायग्राम करा है, देखिए सर्किट डायग्राम क्या करा है, करा है कि अगर ये क्या क्या है, इनपुट Q एंड S स्टिल 1, द स्टेट्स ऑफ आउटपुट X Y स्टिल एट 1, P एंड R चेंज टू स्टेट 0, P एंड R ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, P एंड R चेंज टू 0, P एंड R, और Q एंड N स्टिल 1, Q और ये 1 होते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 0 1 का प्रोडक्ट ये 0 शो करेगा, मतलब X क्या होगा 0, X क्या होगा 0, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ये देखो ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, 0 और 1 का एडिशन 1, 1 का उल्टा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये 0, उल्टा का मतलब नॉट, 0 का नॉट कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये क्या शो करेगा 1, इसका मतलब यही वाला जा रहा है। अब ये देखिए 0 और 1 को ऐड करेगा, ये 0 और 1 का 1, और 1 का नॉट क्या होगा 0, तो इसका मतलब 3 वाला सही है, 3 वाला सही है। 37 के बाद 38 का रहा है, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल सॉलिनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज। देखिए सेल्फ इंडक्शन करंट से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला आपको पता होगा कि सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला जो होता है L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए एरिया करंट से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो क्या होगा ये फॉर इंक्रीजिंग द करंट थ्रू इट, ये वाला सही होगा। 39 क्या कह रहा है, ए कार मूविंग ऑन द हॉरिजेंटल रोड में थ्रोन आउटसाइड, तो क्यों, इसका मतलब सेंटीपीटल फोर्स में लीकेज होगा ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंटीपीटल फोर्स, इसीलिए वह बाहर की तरफ चला जाता है, तो 2 वाला, ठीक है। फिर ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ क्या कह रहा है कि कंडक्टर है, इस पर सरक रहा है, तो कह रहा है इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, तो बेटा पहले कोई कंडक्टर, कोई रॉड अगर इस पर सरकती है तो ई क्या होता है, BBL होता है। अब करंट क्या होता है, ये देखो करंट I इक्वल टू क्या होगा, E बाई आर, E बाई आर का मतलब BBL बाई आर, ठीक है, बोलो करंट निकल गया, BBL बाई क्या हो गया R, ठीक है। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू BIL, ये देखो फोर्स BIL का मतलब V स्क्वायर L स्क्वायर बाई क्या R, देखो फोर्स हो गया, फोर्स PQ हो गया V स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। इंड्यूस्ड EMF तुमने बताया ही इक्वल टू VBL होता है, ये तो बताया ही है। पावर P इक्वल टू क्या होता है, ये देखो E स्क्वायर बाई R होता है। सारे फार्मूले एक जगह आ जा रहे हैं, इससे अच्छा रिवीजन का कोई तरीका नहीं है बेटा, इस टेस्ट से अच्छा, ठीक है। और टेस्ट दीजिए भैया, हम भी आप लोग के लिए ही, आप लोग के साथ हैं, अकेले थोड़ी हैं आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, अरे मैं भी आपके साथ हूँ, मेरा सिस्टम भी आपके साथ है, आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो अकेले कहाँ से हैं, ठीक है। होगी जीत, हम लोग की होगी जीत। तो यहाँ पे ये ABCD, ठीक है, इस तरह से मिला लें। 41 देखें क्या कह रहा है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस इतना, टर्न्स इतना, एंगुलर स्पीड इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना, देन द एवरेज पावर। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्लक्स क्या होता है, ये देखो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू BA cos ओमेगा t। EMF कितना होता है, E इक्वल टू EMF होता है BAN ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन होता है। पावर क्या होता है बेटा, E स्क्वायर बाई आर, E स्क्वायर क्या होता है, B स्क्वायर A स्क्वायर N स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एवरेज पावर पूछा है बच्चा, तो एवरेज पावर का मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2, तो एवरेज पावर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 B स्क्वायर A स्क्वायर N स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई क्या R, ठीक है। ध्यान देना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की फुल साइकिल के लिए वैल्यू B भी दिया है, A भी दिया है, N भी दिया है, ओमेगा भी दिया है, R भी दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है, एरिया को पाई R स्क्वायर कर लेना। कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, याद रखिएगा बेटा, इस चैप्टर का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है, ये कैलकुलेशन। बहुत आसान क्वेश्चन, यहाँ तक कि IIT में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाता है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों कैलकुलेशन जरूर करना, ठीक है। और भैया 42 पे करा, फॉर एंगल इंक्लाइंड थीटा ऑन द इक्विलैटरल प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, ठीक है, इंसिडेंस, ठीक है, एंगल इंसिडेंस थीटा ऑन
ये √3। द रे रिफ्रैक्टेड इज पैरेलल टू द बेस इनसाइड द प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम डेविएशन फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, द रे रिफ्रैक्टेड इज पैरेलल टू द बेस इनसाइड, पैरेलल टू द बेस इनसाइड द प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो बेटा अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम जानते ही हैं। स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, स्नेल्स लॉ भी चाहें तो इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट बता रहे हैं, चलिए। द रिफ्रैक्टिव इज पैरेलल टू बेस साइड, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एंड इक्विलेटरल प्रिज्म, तो अब इस कंडीशन में देखिए इक्विलेटरल प्रिज्म है, हमको प्रिज्म एंगल यहाँ पता है, प्रिज्म एंगल कितना पता है 60 डिग्री, और रे इंसिडेंस कर रही है, ये देखिए थीटा एंगल पे। ठीक है, इक्विलेटरल थीटा ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, द रे रिफ्रैक्टेड इज पैरेलल टू द बेस इनसाइड द प्रिज्म, पैरेलल टू बेस इनसाइड द प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ठीक है, वैल्यू ऑफ थीटा इज। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, कैसे है, क्या चीज़ है। तो ये इस कंडीशन में आप चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं हम। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई कितना 2, क्यों भैया, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। प्रिज्म एंगल आपको पता है, और यहाँ पे देखिए डेविएशन की जो वैल्यू है, जैसे डेविएशन जो होगा वह आपका यहाँ से निकलेगा, डेविएशन क्या निकलेगा, डेविएशन। और आप जानते हैं डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है, जैसे डेल एम अगर आप निकाल लेंगे तो डेल एम की वैल्यू क्या करेंगे, डेल एम की वैल्यू क्या होती है 2i माइनस ए होती है, याद है 2 थीटा माइनस है। देखिए इसके लिए म्यू करेंगे, म्यू √3 दिया है, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, डेल एम यहाँ से निकालेंगे, ये डेल एम डेविएशन निकल गया, प्रिज्म एंगल ये दिया ही है, यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, थीटा निकाल लीजिए। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा 42 का सी। 43 क्या कर रहा है भैया, क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड है, टर्न्स हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, द टॉर्क ऑन द सोलिनॉइड। तो इसका मतलब आपको टॉर्क के लिए क्या करना है, सारे फार्मूले आपको पता हैं सब। टॉर्क के लिए क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा, सब दिया है, एन दिया है, आई दिया है, ए दिया है, बी दिया है, थीटा दिया है, टॉर्क निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका। ठीक है ना, एकदम फार्मूले, सब चैप्टर ही पूरा फार्मूले वाला होता है। A body weight 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on due to Earth? Height equal to half. तो चलो ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो G डैश इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस एच बाई क्या होगा, आर ई का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, आर ई बाई 2 है, चलो आर ई बाई 2 रखोगे, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 बाई 2, 3 बाई 2 का मतलब 4 बाई 9 जी, 4 बाई 9 जी। जी की वैल्यू दे दी गई है 7, मतलब वही वेट दे दिया गया है, एम से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो 4 बाई 9 72, यानी कितना हो जाएगा 32 न्यूटन, 32 न्यूटन। 45 स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज। सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। हाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये हाई वोल्टेज में, मतलब ये पावर हाउस वाला ट्रांसफार्मर होता है, और स्टेप डाउन जो होता है वह गली मोहल्ले वाला होता है। एकदम सही कह रहा है। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर मेड फ्रॉम द मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हाई परमेबिलिटी। सही बात कर रहा है, तभी तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी हाँ सही है, सही है। फिर 46 का रहा है द लेंथ ऑफ, बोलिए लेंथ ऑफ मेटल L1 व्हेन द टेंशन इज T1 एंड L2 व्हेन द टेंशन T2 देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। एक ही मेटल का है तो यंग मॉडुलस सेम होगा, तो यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T अपॉन एलोंगेशन होता है। क्या होता है, T अपॉन एलोंगेशन। तो इसका मतलब T1 अपॉन डेल्टा L1 इक्वल टू T2 अपॉन क्या होगा बेटा, डेल्टा L2, या T1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 माइनस L, और ये क्या हो जाएगा T2 अपॉन L2 माइनस कितना हो जाएगा L। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, ओरिजिनल लेंथ निकल जाएगी, ये वाला आएगा। ठीक है, इसको याद भी किए रहें फार्मूले के रूप में, इंपॉर्टेंट है। 47 का रहा है, एंट्रोपी किसमें ज़्यादा है, तो एंट्रोपी बेटा जिसमें हीट ज़्यादा होगी उसमें एंट्रोपी ज़्यादा होगी।
तो हीट का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, पीवी ग्राफ है तो इसमें वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क 0 होगा तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, खाली डेल्टा यू के बराबर होगा। यहाँ क्या होगा, बी वाले प्रोसेस में क्या होगा, बी वाले प्रोसेस में बेटा क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी होगा और आपका क्या होगा, प्लस वर्क भी होगा। देख लो, प्लस वर्क भी होगा, प्लस वर्क। तो ये बताओ, बी वाले में हीट ज्यादा है और एंट्रोपी क्या होती है, हीट अपॉन टेम्परेचर। तो इसमें अगर हीट ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो ग्रेटेस्ट इन बी, ग्रेटेस्ट इन बी। 48 देखिए क्या कह रहा है, ए करंट लूप इन द फॉर्म ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लेस्ड, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑन आर्म एसी। तो बेटा न्यू फोर्स कितना होगा, तो पहले देखिए किस पे फोर्स दिया है, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ए बी के अलोंग एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट अलोंग द ए बी। तो एक चीज समझ लो, इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन बीसी, बीसी पे कितना होगा, एफ। तो बताओ, अगर कोई करंट लूप, कोई भी लूप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता तो उस पे नेट फोर्स क्या होता है, 0। तो बोलो इस पे नेट फोर्स बाबू क्या होगा, नेट फोर्स इस पे 0 होगा। इस पे तो ऑलरेडी फोर्स 0 हो गया क्योंकि ये इसके डायरेक्शन में है, प्लस एफ। अब बचा कौन, किस पे निकालना है तुमको, एसी पे निकालना है। तो एफ ए सी इक्वल टू 0 हो गया, या एफ ए सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एफ। एफ ए सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एम हो गया। तो 48 का क्या हो जाएगा, तो 49, रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर्म एट्स ओन आइसोटोप आफ्टर 3 कॉन्जिक्यूटिव डिसइंटीग्रेशन, द पार्टिकल इमिटेड। तो ये बताओ, अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, अब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 बीटा पार्टिकल अगर निकलेगा, 1 अल्फा पार्टिकल, तब जाके होगा, यानी दूसरा वाला। 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा भैया, 50वां क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है भैया, हाँ किस पे बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, जानते ही होंगे, इंसिडेंट एंगल I1 इक्वल टू I2 होता है, तब जाके होता है। ट्यूब ऑफ लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, सही कर रहा है। अपेरेंट डेप्थ ऑफ लेजर देन एक्चुअल डेप्थ, ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो बच्चा इस तरह से 50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको मिला, टेस्ट देने के बाद मिला लीजिए बेटा, क्योंकि अब देखिए अब समय नहीं है, 7 महीने हैं और ये ठंड बड़ा जल्दी ख़त्म भी होता है। ठंड में नींद भी बहुत आती है, गर्मी में नींद नहीं आती है रात में, तो दिन में तुम लोग क्लास में सोते हो, यहाँ सोते ही रह जाते हो, क्लास में ही नहीं आते हो, ठीक है बेटा। तो इस समय दोनों का एकदम डिसिप्लिन की परीक्षा है। पुराने बच्चों से सीख लीजिए बेटा कि पुराने बच्चे पिछले साल के जो तेज कितने थे, उसके बाद भी डिसिप्लिन में रहते थे, रोज आते थे, सब बड़ी विषम परिस्थिति में ही गायब रहते थे। तो इसीलिए आप लोग भी बेटा क्या, जिस संस्था से जुड़े हैं, टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट रेगुलर दीजिए। अब ये नहीं कि एक संडे को दिया, एक संडे को छोड़ दिया, बेटा छोटा छोटा टॉपिक दे रहे हैं। हाँ, अगले बार वाले के टॉपिक में ध्यान दीजिएगा, हाँ उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।